हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मादा जननांग यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। देखिए, इसके पहले हमने आपको पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, यानी कैसे नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है, ये हम आपको प्रीवियस वीडियो में करा चुके हैं। अभी तक आप यदि नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये हमारा 7वां लेक्चर है। इसमें आप देखेंगे कि जो मादा युग्मकोद्भिद होता है, यानी इसका डेवलपमेंट कैसा होता है, इसका विकास कैसा होता है। साथ ही साथ सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा मादा जननांग होता है, यानी कोई भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, तो हमको पता है कि जैसे कि यदि हम बात करते हैं मादा जननांग की, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो हमारा मादा जननांग होता है ये कहलाता क्या है। तो आपको याद रखना है, जो मादा जननांग होता है किसी फ्लावर का, वो क्या कहलाता है, जायांग कहलाता है, यानी कि गाइनोसियम कहलाता है। क्या कहलाता है, जायांग कहलाता है, यानी कि गाइनोसियम कहलाता है। अब जब हम गाइनोसियम या जायांग की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि जो इसकी यूनिट होती है, यानी जो इसकी इकाई होती है, वो क्या कहलाती है, कार्पल या पिस्टिल कहलाती है। क्या कहलाती है, इसकी इकाई जो पिस्टिल कहलाती है, या आप कह सकते हैं कार्पल कहलाती है। तो जब भी हम बात करेंगे किसकी इकाई की, जायांग की इकाई की, यानी कि जायांग या गाइनोसियम की यूनिट की, तो जायांग या गाइनोसियम की यूनिट क्या होती है, पिस्टिल होती है। इसको आप हिंदी में बोलते हैं स्त्री केसर, या आप दूसरा नाम लिख सकते हैं अंडप। तो अंडप या स्त्री केसर, ये दोनों किसकी यूनिट होती है, ये यूनिट होती है जायांग की। तो सबसे पहले तो आपने देखा कि जो हमारा मादा जननांग होता है किसी भी फ्लावर के अंदर या किसी भी प्लांट में, आप देखेंगे जो मादा जननांग होता है वो होता है जायांग, जायांग या गाइनोसियम। इसकी यूनिट क्या कहलाती है, कार्पल या पिस्टिल, यानी कि स्त्री केसर या अंडप। अंडप को हम बोलते हैं कार्पल। फिर इसके बाद आपको समझना है कि जो हमारा कार्पल या पिस्टिल होता है, यानी जो हमारा स्त्री केसर या अंडप होता है, ये बना होता है 3 पार्ट से मिलकर के। तो ये 3 पार्ट से मिलकर के बना होता है। देखिए, किसी भी आप कार्पल या पिस्टिल की संरचना देखेंगे, या हम यूं कहें कि आप किसी भी आप पिस्टिल की संरचना देखेंगे या कार्पल की, या आप स्त्री केसर या अंडप की अगर संरचना देखेंगे तो आपको 3 भाग दिखाई देंगे। इन तीनों भाग में देखिए, सबसे ऊपरी वाला जो फैला हुआ भाग होता है, जिसमें पराग कण जो है जिसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, यानी कोई भी अगर पराग कण आएगा पराग कोश से, तो सबसे पहले उसको ग्रहण कौन करेगा, इसका ऊपरी सबसे वाला भाग, यानी स्त्री केसर या अंडप का जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है, ये फैला हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। हिंदी में इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। तो देखिए, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा किसी भी स्त्री केसर या अंडप का सबसे ऊपरी भाग होता है, जो कि पराग कण को ग्रहण करता है। इसके बाद जो दूसरा भाग होता है, ये वाला भाग देखिए, नीचे का जो फूला हुआ अंडाकार भाग होता है, इसको हम बोलते हैं अंडाशय यानी कि ओवरी। क्या बोलते हैं, इसको हम अंडाशय यानी कि ओवरी बोलते हैं। और जो बीच का पूरा यहां से लेकर वर्तिकाग्र के नीचे से लेकर के अंडाशय, इन दोनों के बीच का जो लंबा नलिकाकार भाग होता है, इसको हम बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्तिका, यानी आप कहेंगे इसको स्टाइल। तो इतनी सारी चीजें क्लियर कि अगर कोई भी मादा जननांग है तो किसी भी प्लांट के अंदर जो मादा जननांग होता है ये कहलाता है जायांग। इसकी यूनिट कहलाती है कार्पल या पिस्टिल। हिंदी में आप बोलेंगे तो अंडप या स्त्री केसर। फिर आपको समझना है कि जो कार्पल या अंडप होता है या स्त्री केसर या जो पिस्टिल है, ये 3 भागों से मिलकर के बना होता है। सबसे ऊपरी भाग स्टिग्मा कहलाता है, बीच वाला भाग स्टाइल कहलाता है यानी वर्तिका कहलाता है, और नीचे का जो अंडाकार भाग होता है ये कहलाता है ओवरी यानी कि अंडाशय। अब ओवरी या अंडाशय के अंदर एक संरचना पाई जाती है, आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से, और इसको हम बोलते हैं क्या, बीजांड यानी कि ओव्यूल। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओव्यूल यानी कि बीजांड, या इसको हम गुरु बीजाणुधानी भी बोलते हैं। बीजांड को हम क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणुधानी बोलते हैं। इसकी हमने आपको संरचना भी दिखा दी है, संरचना वाली वीडियो भी हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। अभी तक आप यदि नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब ये जो हमारा बीजांड या गुरु बीजाणुधानी है, इसमें आप देखेंगे कि बीजांड काई ऊतक यानी कि न्यूसेलस हमने आपको दिखाया था बीजांड की संरचना में। तो इसके अंदर क्या होता है, जो बीजांड होता है किसी भी अंडाशय के अंदर, जो बीजांड या गुरु बीजाणुधानी होती है, इसमें आप देखेंगे कि एक संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं बीजांड काई ऊतक। और बीजांड काई ऊतक में क्या होते हैं, कुछ गुरु बीजाणु कोशिकाएं होती है। तो आप यहां पे देखेंगे कि जो हमारा
कार्पल या अंडप होता है, इसका एक और नाम है, इसका आप एक और नाम ऐड कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं गुरु बीजाणु पर्ण। क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु पर्ण। ये जो स्त्री केसर या अंडप होता है, इसका दूसरा नाम आपको याद रखना है मेगा स्पोरोफिल या गुरु बीजाणु पर्ण। आप इसका दूसरा नाम भी नोट कर सकते हैं। तो ये आपने देखा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किसी भी फीमेल गैमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट कैसे होगा, यानी जो हमारा मादा युग्मकोद्भिद है इसका विकास कैसे होता है। तो इसके विकास के लिए हमको कई सारी चीजें समझनी है। सबसे पहले तो हमको यह समझना है कि बीजांड की संरचना के अंदर क्या होता है। बीजांडकायी ऊतक होता है, और उस बीजांडकायी ऊतक में एक क्या होता है, गुरु बीजाणु कोशिका होती है, यानी एक मात्र गुरु बीजाणु कोशिका होती है। तो जब भी हम बात करेंगे गुरु बीजाणु कोशिका की, तो देखिए कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक मात्र गुरु बीजाणु कोशिका होती है। आप देखेंगे कि जैसे ही जो बीजांड है, बीजांड की संरचना के अंदर हमने क्या कहा कि बीजांडकायी ऊतक होते हैं, जिसमें आपको एक गुरु बीजाणु कोशिका नजर आती है, और इस गुरु बीजाणु कोशिका को हम क्या कहेंगे, मात्र गुरु बीजाणु कोशिका। क्या कहेंगे? मात्र गुरु बीजाणु कोशिका। तो ये जो गुरु बीजाणु कोशिका होती है, ये जो गुरु बीजाणु कोशिका होती है किसी भी बीजांड के अंदर, इसी गुरु बीजाणु कोशिका में क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। यानी कि सबसे पहले तो क्या होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। कैसे होता है? तो देखिए ये जो हमारी गुरु बीजाणु कोशिका होती है, ये क्या है, ये तो गुरु बीजाणु कोशिका है। तो इस गुरु बीजाणु कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो जैसे ही इस गुरु बीजाणु कोशिका में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? इसमें होगा अब अर्धसूत्री विभाजन। तो अब इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि इसमें से 4 कोशिकाएं बनेगी। किसमें बनेगी? 4 कोशिकाएं बनेगी। एक गुरु बीजाणु कोशिका से चार गुरु बीजाणु कोशिका बनेगी। इन 4 गुरु बीजाणु कोशिका में से क्या होता है कि 3 गुरु बीजाणु कोशिका क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई भी जो बीजांड होता है उसके अंदर क्या होता है, गुरु बीजाणु कोशिका होती है, जिसको हम मात्र गुरु बीजाणु कोशिका कहते हैं। और यह गुरु बीजाणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री जब विभाजन होता है तो इस एक गुरु बीजाणु कोशिका से 4 गुरु बीजाणु कोशिका बनती है, जिसमें से 3 गुरु बीजाणु कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, केवल और केवल एक गुरु बीजाणु कोशिका बचती है। और इसी एक गुरु बीजाणु कोशिका को हम बोलते हैं क्रियात्मक गुरु बीजाणु। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्रियात्मक गुरु बीजाणु। क्या बोलते हैं? क्रियात्मक गुरु बीजाणु। तो ये जो क्रियात्मक गुरु बीजाणु है, यही क्रियात्मक गुरु बीजाणु ही मादा युग्मकोद्भिद का डेवलपमेंट करता है। यानी आपको यहां पे समझना है कि हमारे पास बीजांड की संरचना के अंदर गुरु बीजाणु कोशिका होती है, जो कि कैसी होती है, आपको याद रखना है, डिप्लॉइड होती है। कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है, द्विगुणित होती है। और इसमें होगा क्या, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 कोशिकाएं बनती है गुरु बीजाणु कोशिका, और 4 गुरु बीजाणु कोशिकाओं में से 3 गुरु बीजाणु कोशिका क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। केवल और केवल एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु शेष बचता है, और इसी एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु कोशिका से ही आप देखेंगे कि मादा युग्मकोद्भिद का डेवलपमेंट होता है। यानी किसी भी मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण के लिए जो प्रथम कोशिका होती है वो होती है क्रियात्मक गुरु बीजाणु। अब ये आपका जो क्रियात्मक गुरु बीजाणु होता है ये कैसा होता है, ये होता है हेप्लॉइड। हेप्लॉइड क्यों होता है? क्योंकि गुरु बीजाणु कोशिका में क्या हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन से अगर कोई कोशिका बनती है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी रह जाती है। तो आपने यहां पे देखा कि कोई भी गुरु बीजाणु कोशिका है, ये गुरु बीजाणु कोशिका डिप्लॉइड होती है, और इस गुरु बीजाणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसमें से चार कोशिकाएं बनती है गुरु बीजाणु की, जिसमें से 3 तो नष्ट हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है, और केवल एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु बचता है। और यही एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु जो होता है, ये मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण के लिए प्रथम कोशिका मानी जाती है। यानी मतलब ये जो क्रियात्मक गुरु बीजाणु है, यही डेवलपमेंट करेगा किसका, मादा युग्मक का निर्माण करेगा। अब इसके बाद आप देखेंगे कि अगर इस एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से अगर भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक बीजाणुक भ्रूणकोश परिवर्धन। क्या बोलते हैं इसे हम, एक बीजाणुक भ्रूणकोश परिवर्धन। एक बीजाणुक भ्रूणकोश परिवर्धन क्या बोलते हैं इसे हम, एक बीजाणुक भ्रूणकोश परिवर्धन। ये आप देख सकते हैं। तो देखिए ये हमारा क्रियात्मक गुरु बीजाणु है, और इस एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से
अगर भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है तो उसे हम बोलते हैं एक बीजाणुक भ्रूणकोश परिवर्धन, या इसको हम पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश परिवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? या तो इसे हम पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश परिवर्धन कहते हैं, इसे हम पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश परिवर्धन कहते हैं, पॉलीगोनम। तो देखिए पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश परिवर्धन क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी भी फीमेल के अंदर, फीमेल पार्ट के अंदर जब मादा युग्मकोद्भिद का डेवलपमेंट हुआ था तो सबसे पहले आपको एक साइंटिस्ट का नाम याद रखना है जिनका नाम है स्ट्रासबर्गर। क्या है साइंटिस्ट का नाम? स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर आपने इसके पहले भी सुना होगा क्योंकि इन्होंने किसकी खोज की है? गुणसूत्र की भी खोज की है। तो आपको याद रखना है कि जो स्ट्रासबर्गर हैं इन्होंने सबसे पहले पॉलीगोनम पादप में इसके बारे में बताया था, मतलब फीमेल डेवलपमेंट के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? स्ट्रासबर्गर ने बताया था पॉलीगोनम प्लांट के अंदर, जिस कारण से इसे हम पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश परिवर्धन भी कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आपने देखा कि हमारे पास एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु है और यह क्रियात्मक गुरु बीजाणु किसका निर्माण करेगा? भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करेगा। और अगर इस एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एक बीजाणुक भ्रूणकोश परिवर्धन, या इसे हम पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश परिवर्धन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पॉलीगोनम पादप में सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने इस प्रक्रिया के बारे में बताई थी। तो आपको इतनी चीजें उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। सबसे पहले आपको याद रखना है कि बीजांड की संरचना के अंदर गुरु बीजाणु कोशिका होती है और इस गुरु बीजाणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 4 कोशिकाएं बनती है। इन 4 गुरु बीजाणु कोशिकाओं में से 3 गुरु बीजाणु की कोशिका नष्ट हो जाती है, केवल और केवल एक गुरु बीजाणु की कोशिका बचती है, जिसको हम बोलते हैं क्रियात्मक गुरु बीजाणु। क्या बोलते हैं? यह है क्रियात्मक गुरु बीजाणु। तो इसी क्रियात्मक गुरु बीजाणु से क्या होता है? भ्रूणकोश यानी कि एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट या निर्माण होता है। तो इसको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम कि किसी भी मादा युग्मकोद्भिद का डेवलपमेंट या विकास कैसे होगा। तो हमारे पास क्या है? एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है? एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु है। इस क्रियात्मक गुरु बीजाणु के अंदर एक केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस होता है। तो इस एक्टिव मेगास्पोर के अंदर आप देखेंगे, क्रियात्मक गुरु बीजाणु के अंदर आप देखेंगे क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। आपको यह चीज तो पता है कि जब भी समसूत्री विभाजन होता है इसमें पहले केंद्रक का विभाजन होता है और फिर कोशिका द्रव्य का यानी कि साइटोप्लाज्म का भी विभाजन होता है। लेकिन यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि जब भी समसूत्री विभाजन होगा, जो पहला समसूत्री विभाजन होगा, दूसरा और तीसरा, तो इनमें किसी प्रकार से कोशिका का निर्माण नहीं होगा, यानी कि कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा। केंद्रक का विभाजन केवल और केवल आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु है और इसी एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु में यहां पे क्या होगा? अब इस क्रियात्मक गुरु बीजाणु में क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? अब इसमें होगा समसूत्री विभाजन। तो यहां पे हो गया समसूत्री विभाजन। ये पहला समसूत्री विभाजन है। यहां पे टोटल आपको याद रखना है कि 3 बार समसूत्री विभाजन होगा। मादा युग्मकोद्भिद के डेवलपमेंट में टोटल 3 बार समसूत्री विभाजन होता है। इसके पहले आपने नर युग्मकोद्भिद का डेवलपमेंट देखा है, उसमें आपने देखा है कि टोटल 2 बार समसूत्री विभाजन होता था, लेकिन यहां पे 3 बार समसूत्री विभाजन होगा। तो ये हो गया पहला समसूत्री विभाजन। अब जब पहला समसूत्री विभाजन होगा तो इसमें से होगा क्या कि एक कोशिका जो है, इस एक कोशिका के अंदर एक केंद्रक है। तो समसूत्री जब विभाजन होगा पहला, तो आपको केवल और केवल याद रखना है इसमें केंद्रक का विभाजन होगा। किसका विभाजन होगा? केवल और केवल केंद्रक का विभाजन होगा। तो यहां पे लिख लेना है आपको, क्या हो जाएगा? केंद्रक का विभाजन। तो ये हो जाएगा केंद्रक का विभाजन। तो देखिए जैसे ही इसमें क्या होगा? प्रथम समसूत्री विभाजन होगा। इस क्रियात्मक गुरु बीजाणु के अंदर जो एक केंद्रक है, ये 2 केंद्रकों में बढ़ जाएगा। ये 2 केंद्रक बढ़ गए। अब इसमें से एक केंद्रक तो कहां रहेगा? निभागीय सिरे पर यानी ऊपर साइड, और दूसरा जो केंद्रक है ये कैसा रहेगा? बीजांड द्वार सिरे पर यानी कि निचले साइड। जब भी आप देखेंगे बीजांड की संरचना तो उसमें आपको जो ऊपरी वाला भाग होता है उसको हम बोलते हैं चलाजा यानी कि निभाग, और निचला वाला जो भाग होता है वो माइक्रोपाइरेंड होता है यानी कि बीजांड द्वारी सिरा होता है। तो बीजांड द्वार सिरा की ओर नीचे साइड कौन सा केंद्रक है? एक केंद्रक है, और एक केंद्रक कहां है? ऊपर साइड यानी कि निभाग सिरे पर।
तो आपने देखा कि इस क्रियात्मक गुरु बीजाणु में पहला समसूत्री विभाजन हुआ जिसमें केवल और केवल केंद्रक का विभाजन होगा। तो इस एक केंद्रक से यहां पे दो केंद्रक बन गए। अब जब दो केंद्रक बन गए हैं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दो केंद्रक अगर बन गए हैं तो इस संरचना को हम क्या बोलेंगे, दो केंद्रकीय भ्रूणकोश बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, अब दो केंद्रक वाला भ्रूणकोश चूंकि डेवलप हो चुका है तो इसे हम बोलेंगे दो केंद्रकीय भ्रूणकोश। क्या बोलेंगे, दो केंद्रकीय भ्रूणकोश। तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है, दो केंद्रकीय भ्रूणकोश हमारे पास डेवलप हो चुका है। अब इस दो केंद्रकीय भ्रूणकोश में फिर से क्या होगा, यहां पे दूसरा समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, यहां पे अब दूसरा समसूत्री विभाजन होगा। यह चीज आपको ध्यान में रखना, यहां पे अब क्या होगा, यहां पे अब होगा दूसरा समसूत्री विभाजन। तो यह चीज आपको याद रखना, यहां पे अब होगा दूसरा समसूत्री विभाजन। तो जब दूसरा समसूत्री विभाजन होगा तो इसमें भी आपको याद रखना है कि इसमें भी क्या होगा, इसमें भी केंद्रक का केवल विभाजन होगा। इसमें भी क्या होगा, केवल और केवल किसका विभाजन होगा, केंद्रक का विभाजन होगा। किसका विभाजन होगा, केंद्रक का विभाजन होगा। तो अब आपको याद रखना है कि जब दूसरा समसूत्री विभाजन होगा तो अब इसमें भी क्या होगा, केंद्रक का विभाजन होगा। तो अभी कितने केंद्रक हैं, एक दो। अब जब इसमें समसूत्री विभाजन हो जाएगा तो दो से कितने केंद्रक बन जाएंगे, चार। तो दो केंद्रक ये ऊपर साइड बन गए और दो केंद्रक कहां बन गए, नीचे साइड। तो आपने देखा कि जो हमारा दो केंद्रकीय भ्रूणकोश है इसमें फिर से समसूत्री विभाजन हुआ और फिर से इसमें केंद्रक का विभाजन हो गया। तो यहां पे दो केंद्रक से कितने केंद्रक बन गए, चार केंद्रक बन गए। तो अब इस चार केंद्रकीय भ्रूणकोश को हम क्या बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहां पे, इसको हम क्या बोलेंगे, चार केंद्रकीय भ्रूणकोश। इसको आप लिख सकते हैं चार केंद्रकीय भ्रूणकोश, क्योंकि चार केंद्रक वाला यहां पे भ्रूणकोश जो है डेवलप हो चुका है। तो इसको हम बोलेंगे चार केंद्रकीय भ्रूणकोश। तो आपने देखा कि पहला समसूत्री विभाजन होगा तो एक केंद्रक से दो केंद्रक बन जाएंगे, दूसरा समसूत्री विभाजन होगा तो दो केंद्रक से यहां पे आपने देखा चार केंद्रक बन गए। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि जब इसमें अब क्या होगा, अब इसमें जब तीसरा समसूत्री विभाजन होगा तो अब इसमें यहां पे तीसरा समसूत्री विभाजन होगा। तो जब तीसरा समसूत्री विभाजन होगा तो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें से क्या होगा, चार केंद्रक हैं तो चार केंद्रकों में से कितने केंद्रक बन जाएंगे, अब 8 केंद्रक बन जाएंगे। इस प्रकार से 1 2 3 4, ये 5 6 7 और 8। तो आपने देखा कि ये जो हमारा चार केंद्रकीय भ्रूणकोश है इसमें फिर से तीसरा समसूत्री विभाजन हुआ। तो इसमें भी किसका विभाजन होगा, केवल और केवल केंद्रक का विभाजन होगा। किसका विभाजन होगा, केंद्रक का विभाजन होगा। तो यहां पे चार केंद्रक से कितने केंद्रक बन गए, टोटल 8 केंद्रक बन गए। फिर इस 8 केंद्रक से आपने देखा कि 8 केंद्रक वाला जो हमारा भ्रूणकोश बन गया इसको आप बोल सकते हैं 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश। ठीक है, अब इस 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश में आप देख पा रहे हैं कि ये जो चार के चार केंद्रक है ये किस सिरे पर हैं, ये तो निभाग सिरे पर हैं। ये कौन सिरे पर है, ये निभाग सिरे पर हैं। और ये जो चार बने हैं हमारे केंद्रक, ये कहां, ये बीजांड द्वार सिरे पर होते हैं। ये कहां होते हैं, ये चारों के चारों बीजांड द्वार सिरे पर होते हैं। तो ये चीज आपको तैयार करनी है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो हमारे 8 केंद्रक हैं, ये 8 केंद्रक एक सीक्वेंस में व्यवस्थित हो जाते हैं। कैसे व्यवस्थित हो जाते हैं, तो इन 8 केंद्रक में से जो 3 केंद्रक हैं स्टार्टिंग के, ये 3 केंद्रक यहां पे होंगे, 1 2 और ये 3। एक ये वाला केंद्रक और एक ये केंद्रक, दो केंद्रक बीच में आके स्थित हो जाएंगे इस प्रकार से। और बाकी के जो 3 केंद्रक हैं, ये 3 केंद्रक कहां रहेंगे, नीचे की साइड रहेंगे, 1 2 और ये 3। तो कुल मिलाकर के जो 8 केंद्रक होते हैं ये एक सीक्वेंस में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो आपको यहां पे ध्यान में रखना है कि 3 केंद्रक ऊपर साइड हो जाते हैं और बीच में 2 केंद्रक हो जाते हैं और 3 केंद्रक नीचे साइड चले जाते हैं। यानी आपने यहां तक की कहानी में क्या देखा कि सबसे पहले हमारे अंदर बीजांड की संरचना के अंदर आपने देखा कि एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु होगा। क्रियात्मक गुरु बीजाणु से किसका निर्माण होगा, भ्रूणकोश का निर्माण होगा, यानी मादा युग्मकोद्भिद का डेवलपमेंट होगा। तो किसी भी क्रियात्मक गुरु बीजाणु में सबसे पहले समसूत्री विभाजन होता है, जिसके चलते एक केंद्रक 2 केंद्रक में बदल गया। फिर दूसरा समसूत्री विभाजन होगा तो इसमें भी केवल और केवल केंद्रक का विभाजन होगा। तो 2 केंद्रक से कितने केंद्रक बन गए, 4 केंद्रक बन गए। अब इस 4 केंद्र की संरचना को हम क्या बोलेंगे, 4 केंद्र की भ्रूणकोश बोलेंगे। फिर इस 4 केंद्र की भ्रूणकोश में क्या होगा, फिर से समसूत्री विभाजन होगा, यानी तीसरा समसूत्री विभाजन यहां पे होगा। तो 4 केंद्रक से अब आप देख सकते हैं कि 8 केंद्रक बन गए। अब ये 8 केंद्रक जो है इसमें से 4 केंद्रक कहां होते हैं, निभाग सिरे पर, और 4 केंद्रक कहां होते हैं, बीजांड द्वार सिरे पर। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि ये जो 8 के 8 केंद्रक होते हैं ये एक सीक्वेंस में व्यवस्थित हो जाते हैं, यानी एक क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। ऊपर की साइड 3 केंद्रक व्यवस्थित हो जाते हैं, बीच में 2 केंद्रक और 3 केंद्रक कहां हो जाते हैं, ये 3 केंद्रक हो जाते हैं नीचे की साइड व्यवस्थित।
अब आप देखेंगे कि जब भी समसूत्री विभाजन होता है, इसमें आपने देखा है कि बाद में कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है। तो कोशिका द्रव्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, भित्ति का निर्माण होता है, और जब भित्ति का निर्माण होता है तभी तो कोशिकाएं डेवलप होगी। तो यानी यहां पे हम देखेंगे कि ये जो हमारा 8 केंद्र की भ्रूणकोश डेवलप हो चुका है, इसको आप लिख भी सकते हैं, ये क्या है, 8 केंद्र की भ्रूणकोश है। कैसा है, ये हमारा 8 केंद्र की भ्रूणकोश है। तो इसको आप यहां पे आसानी से लिख भी सकते हैं कि 8 केंद्र की भ्रूणकोश। अब ये जो 8 केंद्र की भ्रूणकोश है, इसमें एक सीक्वेंस बन गया है। अब इसमें क्या होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। किसका विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। तो हमने आपको क्या बताया है कि कोशिका द्रव्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, कोशिकाएं बनती है, यानी कि भित्ति का निर्माण होता है, जिस कारण से क्या होता है, कोशिकाएं बनती है। तो कोशिका द्रव्य का क्या हो जाएगा, यहाँ पे विभाजन होगा। तो जब भी कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा तो इसमें हर एक केंद्रक के चारों तरफ क्या होगा, भित्ति निर्माण होगी। तो कहां कहां पे भित्ति का निर्माण होगा, देखिए ऊपर की साइड यहां पे आप देख पा रहे हैं, ऊपर साइड यहां पे टोटल कितने केंद्रक हैं, 3 केंद्रक, यानी 3 भित्तियां कहां बनेगी, ऊपर साइड बनेगी। तो देखिए ये जो हमारा एक केंद्रक है, ये हमारा दूसरा केंद्रक है, और ये हमारा क्या है, तीसरा केंद्रक है। तो इन तीनों केंद्रकों के चारों तरफ आप देखेंगे कि भित्ति का निर्माण होगा। एक भित्ति का निर्माण होगा यहां से यहां के बीच में, एक भित्ति यहां पे बनेगी, और एक भित्ति बनेगी इस प्रकार से। तो ये 3 भित्ति बन गई ऊपर की ओर। ये जो बीच वाला केंद्रक है, ये तो मान लीजिए बीच में ही रहेगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो हमारा नीचे वाले तीनों केंद्रक हैं, नीचे वाले केंद्रक भी आप देख लीजिए, 1 2 और ये हो गया 3। तो नीचे के जो तीनों केंद्रक हैं, इनके चारों तरफ भी क्या होगा, इनके चारों तरफ भी भित्ति का निर्माण होगा, यानी कोशिकाएं डेवलप हो जाएगी। तो एक तो यहां पे, दूसरा भित्ति यहां पे बनेगी, और तीसरी भित्ति जो है कुछ इस प्रकार से ये बनेगी। तो यानी आपने यहां पे देखा कि जब भी कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, इसमें क्या होता है, भित्ति का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, इसमें भित्ति का निर्माण होता है। और भित्ति का जब निर्माण होता है तो इसमें से कोशिकाएं भी अलग अलग प्रकार की बन जाती है। तो यहां तक की कहानी में आपने क्या देखा कि जो हमारा क्रियात्मक गुरु बीजाणु होता है, इसी क्रियात्मक गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का डेवलपमेंट होता है, या आप ये कह सकते हैं कि भ्रूण कोश का क्या होता है, विकास होता है। तो किसी भी भ्रूण कोश का जो विकास होता है वो गुरु बीजाणु कोशिका से होता है। आपको पहली चीज तो ये याद रखना है, इस गुरु बीजाणु कोशिका में सबसे पहले क्या होता है, पहला समसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण क्या होता है, एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन जाते हैं। तो इसे हम कहेंगे 2 केंद्र की भ्रूण कोश। फिर इसमें दूसरा समसूत्री विभाजन होगा, तो 2 केंद्रक से कितने केंद्रक बन जाएंगे, 4 केंद्रक बन जाएंगे। फिर तीसरा समसूत्री विभाजन होगा, इसमें भी केंद्रक का विभाजन होगा, तो 4 केंद्रक से क्या बन जाएंगे, 8 केंद्रक बन जाएंगे, जिसे हम 8 केंद्र की भ्रूणकोश कहेंगे। फिर इस 8 केंद्र की भ्रूणकोश में से ये 8 के 8 केंद्रक जो हैं एक सीक्वेंस में अरेंज हो जाएंगे, यानी कि एक क्रम में व्यवस्थित हो जाएंगे। और इसमें क्या होगा, कोशिका द्रव्य का अंत में जाकर के विभाजन होगा। तो कोशिका द्रव्य का जब विभाजन होगा तो भित्ति का निर्माण होगा। तो भित्ति के निर्माण का मतलब है कि हर एक केंद्रक के चारों तरफ एक लेयर बन जाएगी, जिस चलते वो एक नई कोशिका भी बन जाएगी। तो आपने देखा कि यहां पे भित्ति का निर्माण भी हो चुका है केंद्रकों के चारों तरफ। तो ये हमारे पास जो एक संरचना बनके तैयार हुई है, ये है एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश। तो एक परिपक्व भ्रूणकोश की संरचना की अगर हम बात करते हैं तो एक परिपक्व भ्रूणकोश जो होता है वो 7 केंद्रकीय होता है। कैसा होता है, 7 केंद्रकीय होता है, मतलब 7 कोशिकीय होता है। कैसा होता है, 7 कोशिकीय होता है। कहने का मतलब यह है कि ये जो हमारा भ्रूणकोश बना है कैसा होता है, ये 7 कोशिकीय होता है, मतलब इसमें 7 सेल होते हैं, 7 कोशिकीय होता है। और केंद्रक कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है कि 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं होती है किसके अंदर, ये होते हैं एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से जब हमारा एक परिपक्व भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद बन जाता है उसके अंदर। मतलब ये हमारे पास एक परिपक्व भ्रूणकोश बन चुका है या एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद का डेवलपमेंट हो चुका है, यानी कि विकास हो चुका है। तो इसमें आप देखेंगे कि टोटल 7 कोशिकाएं बनेगी और 8 केंद्रक होते हैं। अब आपको अलग अलग कोशिकाओं के नाम भी यहां पे लिख लेना है। तो आपने देखा कि ये जो हमारे पास क्या होते हैं, ये जो हमारा एक परिपक्व भ्रूणकोश बना है इसमें 7 कोशिकाएं हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो ऊपर की तीनों कोशिकाएं होती हैं इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल या इनको हम बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लीजिए। ये जो हमारे पास डेवलप हो चुका है ये है एक परिपक्व भ्रूणकोश। क्या है,
ये है एक परिपक्व भ्रूणकोश। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि कैसे जो है एक परिपक्व भ्रूणकोश का निर्माण होता है। फिर इसके बाद आपको याद रखना है कि यहां पे ये जो हमारा पूरा का पूरा एक परिपक्व भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद बना है, इसमें 7 कोशिकाएं होती है और 8 केंद्रक होते हैं। तो हमने आपको क्या कहा, हमने आपको यह कहा कि जो हमारे पास एक परिपक्व भ्रूणकोश बना है, इसमें आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से आपको सभी पार्ट दिखाई देंगे। ये देख सकते हैं आप, हमारे पास क्या है, एक जो परिपक्व भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का डेवलपमेंट या विकास हुआ है। इसमें आपने क्या देखा है, इसमें आपने देखा कि ऊपर की साइड कितनी कोशिकाएं होती है, 3 कोशिकाएं होती है, और इन तीनों ही कोशिकाओं के अंदर क्या था, एक एक केंद्रक था। तो ये जो हमारा परिपक्व भ्रूणकोश डेवलप हुआ है या विकसित हुआ है, इसमें जो ऊपर की तीनों कोशिकाएं होती है, इनको हम बोलते हैं क्या, एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल, या इसको हम बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका। तो आपको लिख लेना है प्रतिमुखी कोशिका। तो पहली जो कोशिकाएं बनी हैं, 3 जिनकी संख्या है, इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल या प्रतिमुखी कोशिका। तो आपने देखा कि भ्रूणकोश की संरचना में ऊपर साइड जो तीनों कोशिकाएं होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम एंटीपोडल सेल बोलते हैं या प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है, जिनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो सबसे पहले आपने देखा एंटीपोडल सेल। फिर इसके बाद आप देखेंगे बीच में क्या होते हैं, बीच में 2 केंद्रक होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ध्रुव केंद्रक। क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं ध्रुव केंद्रक। इनको हम बोलते हैं ध्रुव केंद्रक। आगे चल के जब हम द्विनिषेचन पढ़ेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, तो इसी ध्रुव केंद्रक को हम द्वितीयक केंद्रक यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो कहने का मतलब यह है कि ऊपर साइड 3 कोशिकाएं होती है, जिनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल या प्रतिमुखी कोशिका। बीच में 2 केंद्रक होते हैं, इनको हम बोलते हैं ध्रुव केंद्रक। और नीचे साइड आपने देखा है कि 3 कोशिकाएं होती है। नीचे साइड कितनी कोशिकाएं होती है, 3 कोशिकाएं होती है। तो नीचे की साइड जो तीनों कोशिकाएं होती है, उसमें से आप देखेंगे कि ये जो पहली कोशिका होती है सबसे ऊपर वाली, इसको हम बोलते हैं एग सेल। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं एग सेल यानी कि अंड कोशिका। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं एग सेल यानी कि अंड कोशिका। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, एग सेल यानी कि अंड कोशिका। फिर नीचे की साइड जो दोनों कोशिकाएं होती है, इनको हम बोलते हैं सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सहायक कोशिका, या कहीं कहीं पे सहायक कोशिका भी लिखा मिल जाता है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आप सहायक कोशिका भी लिख सकते हैं और आप सहायक कोशिका भी लिख सकते हैं। अगर आपको इसको इंग्लिश में भी लिखना है तो इसको हम बोलते हैं सिनरगिड सेल। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं सिनरगिड सेल। तो ये भी आपको याद रखना है, सिनरगिड सेल बोलते हैं किसको, हम सहायक कोशिका को। तो आपने देखा कि जो पूरी की पूरी 7 कोशिकाएं होती है, इसमें 3 कोशिका ऊपर साइड होती है, जिनको हम बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका या एंटीपोडल सेल। इनकी संख्या 3 होती है। और एक केंद्रक एक कोशिका होती है एग सेल, इसकी संख्या भी केवल 1 ही होती है। नीचे साइड 2 सहायक कोशिकाएं होती है, इनकी संख्या कितनी है, 2 है। फिर ये जो बीच की पूरी कोशिका है, बीच वाली जो पूरी की पूरी कोशिका, इसको हम बोलते हैं केंद्रीय कोशिका, या आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं सेंट्रल सेल। तो ये हमारे पास डेवलप हो चुकी है केंद्रीय कोशिका, या इसको आप सेंट्रल सेल भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद आपको एक चीज और कभी कभी पूछा जाता है कि ये जो एग सेल होती है और जो सिनरगिड सेल होती है, यानी जो सहायक कोशिका और जो अंड कोशिका होते हैं, इन दोनों को हम एक साथ सामूहिक रूप में क्या कहते हैं, तो इनको दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, अंड समुच्चय। क्या कहते हैं, इनको हम अंड समुच्चय कहते हैं, या इंग्लिश में हम एग ऑपरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको हम अंड समुच्चय या एग ऑपरेटस कहते हैं। तो आपने देखा कि जो एक परिपक्व भ्रूणकोश होता है, इसमें 7 कोशिकाएं होती है। 3 कोशिका हो गई एंटीपोडल सेल, 1 कोशिका हो गई आपकी केंद्रीय कोशिका, 1 कोशिका हो गई आपकी अंड कोशिका, और 2 कोशिकाएं हो गई आपकी सहायक कोशिका। तो 3 1 4 2 5 और 1 6, यानी यहां पे आपने देखा कि 3 2 5 1 6 7 7 कोशिकाएं टोटल हो गई। फिर इसके बाद आपने देखा कि 8 केंद्रक होते हैं, यानी एक परिपक्व भ्रूणकोश के अंदर आपको 8 केंद्रक भी नजर आते हैं। तो आप इजिली यहां पे देख सकते हैं कि ऊपर की तीनों कोशिकाओं के अंदर एक एक केंद्रक है। तो टोटल केंद्रक कितना हो गया, 3 प्लस बीच का जो हमारी कोशिका है सेंट्रल सेल, इसके अंदर आप देख रहे हैं कितने केंद्रक हैं, 2 केंद्रक हैं, 2 और 3 केंद्रक आपको नीचे की तीनों कोशिकाओं में नजर आ रहे हैं, यानी टोटल केंद्रक कितने हो गए, 8।
तो आपने एक परिपक्व भ्रूणकोश की संरचना देखी, इसमें आपने देखा कि 7 सेल होती है और 8 न्यूक्लियस होते हैं। तो इनको आपको तैयार कर लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आपने देखा कि स्टार्टिंग से कैसे जो है किसी भी मादा जननांग के अंदर आपने देखा कि जो जायांग होता है या जो गाइनोसियम होता है, ये क्या कहलाता है? मादा जननांग कहलाता है। इसकी इकाई कार्पल या पिस्टल कहलाती है, यानी स्त्री केसर या अंडप कहलाती है। इसके 3 भाग होते हैं, यानी जो हमारा स्त्री केसर या अंडप है इसके 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइला और ओवरी, यानी वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। फिर आपने देखा कि अंडाशय के अंदर क्या होता है? अंडाशय के अंदर बीजांड होता है और उस बीजांड के अंदर एक बीजांड के अंदर एक क्या होता है? गुरु बीजाणु कोशिका होती है और इस गुरु बीजाणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणु कोशिका बनती है, जिसमें से 3 नष्ट हो जाती है और एक जो है क्रियात्मक गुरु बीजाणु शेष रह जाता है। और इसी एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से आपने देखा कि कैसे पूरे के पूरे एक परिपक्व भ्रूणकोश का निर्माण होता है, यानी कि कैसे एक मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से यहां पे उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा जो फीमेल यहां पे गैमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट होता है, यानी एक एम्ब्रियो सैक या भ्रूणकोश का कैसे निर्माण होता है, ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच अपने ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। और यदि आप इनका कांटेक्ट नोट, आप यदि पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा इस नंबर पे 9685 29 91 49 पर। तो ये आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा इस नंबर पे। अगर आप हैंड रिटन नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको केवल 100 रुपए चार्ज करने होंगे और व्हाट्सएप में आपको बाकायदे से इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।